क्या सलाखों के पीछे से बाहर आएंगे आसाराम? आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए हैं और माजिद मेनन साहब हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, जाने माने वकील है, वरिष्ठ वकील है। मेनन साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक तो ऑडियो टेप अभी सामने आया है जो कि आपने कहा कि ये बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है आसाराम के लिए, लेकिन साथ में इस केस से जुड़े हुए जो अहम गवाह जो साबित हो सकते हैं, जैसे वार्डन शिल्पी हो या फिर छिंदवाड़ा आश्रम का संचालक शरद चंद हो या फिर आसाराम का रसोईया प्रकाश हो, ये तीनों के तीनों अभी तक फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। क्या ये बाहर, अगर आसाराम बाहर आते हैं, केस को प्रभावित कर सकते हैं? ये भी कहीं ना कहीं कोर्ट के जहन में होगा कि अगर ये बाहर आते हैं तो छूटकर केस को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को वो बयान ना देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा, इसका जवाब देने से पहले अभी मैंने वर्तक जी को सुना और मैं बड़े आदर से उनसे कहूंगा कि आज कोर्ट के सामने जो सवाल है, जो राम जेठमलानी बहस करेंगे, सरकारी पक्ष की तरफ से बहस होगी, पीड़ित की तरफ से बहस हो सकती है, तो उसमें ये सवाल नहीं है कि आसाराम बापू ने कितने आश्रम बनाए हैं, कितने अच्छे काम किए, इसमें कोई शक नहीं है। कोई उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है कि आसाराम जी ने अच्छे काम नहीं किए होंगे। आसाराम बापू ने बहुत सारे किए होंगे, मगर सवाल जमानत पर उन्हें बरी करने का है, जिसके लिए कानून के दायरे में जो बड़े कंसिडरेशन होंगे वो ये होंगे कि जैसे अभी आपने सवाल रखा कि कुछ लोग जो चश्मदीद गवाह इस गुनाह की तफ्तीश के लिए दरकार हैं, वो गायब हैं, उन्हें नहीं तलाशा जा सकता। तो जाहिर है अदालत के सामने ये बात सरकार की तरफ से रखी जाएगी कि अगर इन्हें जमानत पे छोड़ दिया गया तो इन्वेस्टिगेशन विल बी सीरियसली अफेक्टेड एंड द कोर्ट विल नॉट बी एबल टू रीच टू द बॉटम ऑफ ट्रुथ। अगर ऐसा है तो उस सूरत में न्यायाधीश को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति को क्या जमानत दी जाए। ये उनके विरोध में जाएगा। अगर राम जेठमलानी या उनके वकील जो भी अदालत के सामने बहस करेंगे, वो समाधान पूर्वक अगर अदालत को इस बात का विश्वास दिला सकें कि साहब, मैं अगर जमानत पे निकलता हूं तो मैं अपने जामिन पर आजादी का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन में पूरी जांच में पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा, मैं विटनेसेस को कांटेक्ट नहीं करूंगा, तो ये फैक्ट्स जो हैं ये अब ये सब कुछ कोर्ट पर निर्भर करता है कि 2 बजे जब इस मामले की सुनवाई होगी कि आसाराम को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस पर ये तमाम चीजों को, तमाम साक्ष्यों को सामने रख करके कि क्या क्या इस वक्त स्थितियां हैं आसाराम के खिलाफ, क्या क्या जा रही हैं, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट अपना कोई फैसला सुनाएगा। यौन शोषण के आरोपी आसाराम को क्या आज बेल मिलेगी या नहीं, 2 बजे ये कोर्ट डिसाइड करेगा। जोधपुर हाई कोर्ट में आज उनकी बेल पिटीशन पर सुनवाई होनी है दोपहर 2 बजे। सुन लेते हैं उनके वकील राम जेठमलानी, वरिष्ठ वकील हैं, वो आसाराम की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। प्रेस की बेजवाबदारी है, आपको कुछ मालूम नहीं हकीकत का, न जांच करते हो, देखो कुछ बात नजर में आता है, कहां से रोक देते हो, क्या नुकसान होता है किसी इनोसेंट आदमी का, वो आप सोचते ही नहीं हो। आपके नजरिए से 2-4 प्रेस के आदमी जेल में जाएंगे तभी समझ आपके नजरिए से वो साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं? वकील को कोई इख्तियार नहीं है सब बात कहने का। सर, आसाराम पे जो आरोप लगे हैं सर, वो पूरी तरह निराधार है आपके मुताबिक? निराधार हैं सर आरोप जो आसाराम पे लगाए गए हैं? प्लीज, आई विल नॉट आंसर। ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट में भी आज उसकी जमानत की सुनवाई है, तो हम लोग विरोध करेंगे। हमारे विरोध करने का रीजन ये है कि तो पीड़ित पक्ष है, दूसरा आसाराम के अलग अलग समर्थकों द्वारा अलग अलग समय पर हमें धमकाया जा रहा है। एक ऑडियो लीक मैंने कल जारी किया था, जिसमें मेरे वकील ने मुझे ये भेजा था कि उसमें बताया था कि किस तरह से वो धमकी दे रहा है, और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मीडिया के साथ भी मारपीट की है और 6 महीने में सरकार बदल जाएगी और सरकार बदलने के बाद में देख लेंगे, और उनके ऊपर बयान बदलने का भी ये दबाव बनाने की कोशिश की है। तो अगर इस एक्यूज को न्यायालय के सामने जाहिर करूंगा किस तरह से हमें धमकाया जा रहा है, और इंडियन लॉ में विटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में विटनेस सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट के सामने ही जाहिर कर सकता है या आयोग के सामने जाहिर कर सकता है कि किस तरह से उसे धमकाया जा रहा है। तो चूंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है और उस पावर के तहत पीड़ित पक्ष की ओर से मेरी यही दलील रहेगी कि साहब इनको जमानत का लाभ नहीं दिया जाए, और इनको अगर जमानत का लाभ दिया जाता है तो पीड़ित पक्ष के साथ में ये किस तरह से दबाव बनाए हुए हैं और किस तरह से दबाव बनाएंगे, और ये फाइल को बिल्कुल खुद-बुद करने की अंदेशा से इनकार नहीं किया जा सकता।
तो पीड़ित पक्ष के वकील हैं जो कि कह रहे हैं कि ऑडियो क्लिप हमने कोर्ट के सामने रख दिया है और इससे साफ लगता है इसे देख करके कि केस को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अगर आसाराम बाहर आ जाते हैं तो केस को पूरी तरीके से प्रभावित किया जाएगा। हालांकि राम जेठमलानी मीडिया के सवालों से खासे नाराज नजर आ रहे थे, जो कि आसाराम की पैरवी कर रहे हैं जोधपुर हाईकोर्ट में उनके बेल के लिए। हमारे साथ और भी कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमकारानंद सरस्वती जी जो कि प्रयाग पीठ के शंकराचार्य हैं। ओमकारा जी, आपने सुनी वो ऑडियो क्लिप, जो उसमें आवाज थी, जिस तरीके से धमकी दी जा रही थी। सवाल यह है कि क्या एक संत का, जैसा कि अभयवर्तक साहब कहते हैं कि उनको परम पूजनीय संत आसाराम कहिए, तो क्या एक संत का यह आचरण है कि उनका सेवादार इस तरीके से किसी पीड़ित के माता पिता को धमकाता है? पहली बात तो धन्यवाद प्रत्युष जी, आपने हमारा समय हमें दिया बोलने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभयवर्तक जी पता नहीं क्यों एक बात ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने दिनों से जो कुछ भी आसाराम के लिए जहां भी जो भी बातें कही गई हैं, कहीं ना कहीं उनके ही द्वारा असत्य निकली हैं। जैसे उन्होंने, आप लोग कई बार कह रहे हैं, अब उसको हम बार बार कहें और कई दिन से चल रहा है। कहीं ना कहीं आसाराम जी ने जो किया है उनको मैं पहले ही दिन से कह रहा हूं, स्पष्ट कर देना चाहिए था, नहीं किया। इस कारण से अब जो उनके साथ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है और ऐसे ही होते रहना चाहिए ऐसे संतों के साथ। जो स्पष्ट कर दे उनके लिए थोड़ी सी समाज में मानवीयता होनी चाहिए कि उनको आदर से पेश किया जाए, आदर से उनके लिए संबोधन किया जाए। ऐसे आसाराम के लिए परम पूज्य तो मैं क्या और आपके स्टूडियो में ही क्या, एक आम नागरिक, एक आम बच्चा भी नहीं कह सकता जिसके ऊपर ऐसा आरोप लगा हो। आरोप मात्र लगना ही उनके लिए गलत है, क्योंकि वो संत हैं। अगर वो संत ना होते और आरोप होता तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। वो संत थे, 4.5 करोड़ शिष्यों की भावनाएं उनसे जुड़ी थी, समाज से खिलवाड़ किया है, एक कन्या के साथ, एक बच्ची के साथ। इसका आरोप लगना भी एक बहुत बड़ा दुष्कृत्य है। और अगर पापी नहीं है तो ईश्वर पर विश्वास रखे। उनकी समझ और उनकी सोच कहां चली गई, आज ईश्वर से अलग क्यों हो गई, धर्म से अलग क्यों हो गई, उन्होंने असत्य का साथ क्यों लिया, पहले ही दिन से वो भागने क्यों लगे? अजय गौतम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि द चिल्ड्रंस आर द सुप्रीम एसेट्स ऑफ दिस नेशन। मात्र लड़ाई उस कन्या के लिए नहीं है जिसके साथ ये सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है। मेरी चिंता उन हजारों लड़कियों को लेके है जो उनके 17,000 बाल संस्कार केंद्र में पढ़ती हैं, उनके माता पिता के लिए है, उनके 450 गुरुकुलों में पढ़ने वाले उन हजारों बच्चों को लेके, जिसको लेके हमने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल करी, जिसपे 11 तारीख को कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। और हमने माननीय न्यायाधीश से यही प्रार्थना करी कि महाराज, ये जो जुनाइल विक्टिम का मामला है, ये मात्र एक लड़की की बात नहीं है। अगर ये घटना उनके गुरुकुल में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ हो सकती है तो पूरी संभावना है ये घटना उनके आश्रम में पढ़ने वाली 1000 और लड़कियों के साथ भी हुई हो। इसलिए हमने कोर्ट से प्रार्थना करी है कि ये जो केस है इसको CBI को ट्रांसफर किया जाए, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट इसको सुनी जाए और जो केस की प्रोसीडिंग है उसकी कोर्ट मॉनिटरिंग हो, ताकि इस जो हमारी जो सुप्रीम एसेट्स हैं, जो सैकड़ों, आप उनके माँ बाप की स्थिति का लगाइए, जो जिनके बच्चे उनके गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं, कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अगर एक लड़की के साथ ये दुष्कृत्य हो सकता है तो उन सैकड़ों लड़कियों के साथ भी हो सकता है। 2-3 लड़कियां और सामने आई हैं जो कि कह रही है कि इसके बाद हमें हिम्मत आई है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हमने 11 तारीख को माननीय कोर्ट के अंदर पूरी बात अपनी कही है और कोर्ट ने उस मैटर को 2 हफ्ते के लिए एडजॉर्न किया, दोबारा सुनने के लिए नहीं है। नहीं, एक बात बोलने के लिए समय मिलेगा तो जरूर। अभी अभयवर्तक जी से एक बात मैं कहना चाहूंगा। भोपाल में अभी न्यूज़पेपर में आया, मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 946 लड़कियां लापता हैं आसाराम बापू के आश्रम से। देखिए, और 10 वर्षों के अंदर आप ये बताइए वो 946 लड़कियों की जांच क्यों नहीं कराई जाए? ऐसे व्यक्ति को जिसके यहाँ से निरंतर ये कार्य होता रहा है और लड़कियों के ही साथ हुआ है। हम करें, आज तक कोई और उनके ऊपर आक्षेप नहीं लगा। पहले भी जो यौन शोषण का कुछ कहना जो भी आज तक आक्षेप लगा, अभयवर्तक जी, मैं बिल्कुल आपको सुनना चाहता हूं और समाज सुने आपको। आप समर्थन में रहिए, आपकी संस्था समर्थन में रहे, लेकिन एक बात बताएं, समाज का कोई व्यक्ति अब उनके समर्थन में नहीं होगा। उनके, आप उन शिष्यों को नहीं दिखाते हैं जो शिष्य उनको आज दुत्कार रहे हैं। आप वो क्लिप दिखा रहे हैं, इन्होंने क्या क्या आंकड़ा लाएंगे? 1000, 1500 तो 2000 तो उनके एक आश्रम के, एक मिनट, अभयवर्तक जी, 2000 एक मिनट बस, मैं अपने बाद आपको दे रहा हूं। लगभग 8-10 हजार तो उनके कर्मचारी हैं आसाराम जी के। इतने आश्रम वाले के कर्मचारी कितने होंगे? वो उनकी जनता नहीं है जो दिखाई देती है, वो उनके शिष्य परंपरा के लोग नहीं है जो दिखाई देते, वो उनके 10,000 वो वहां के लोग हैं जिनको तनख्वाह पे रखा गया है, वो आश्रमों की सेवा करते हैं, वही आकर के मीडिया को मार रहे हैं, वही आकर के धमकियां दे रहे हैं, वही आकर के
जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक हमने किसी शिष्य को उनके परंपरा आसाराम के उन्हीं चेलों में से एक चेला है जो कि धमका रहा है। ये साफ आ रहा है, आप साफ सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इसको कौन मना कर सकता है? हम चक्रपाणी जी, आप बोल सकते हैं। ऐसा है, मेरा तो शुरू से मानना है कि संत आसाराम बापू पे जो भी हो रहा है, देखिए आप सुनिए चक्रपाणी जी, स्वामी जी नहीं करें, बिल्कुल करेंगे, आप 10 दिन बाद बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, और अभी करेंगे। मुझे कहना क्या आप अभी करेंगे, अभी करेंगे, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं धर्माचार्य, मेरा उनका एक व्यवहार है और वो एक धर्म के मंच पर बैठे। वो तो मैं करूंगा ही जी। संत आसाराम बापू के साथ ये हमें लगता है 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। एक व्यक्ति को 20 तारीख का FIR हो रहा है, 31 तारीख तक का समय दिया जा रहा है, 29 तारीख को उनके घर में कोई रिश्तेदार मर जाता है। एक किस कानून में लिखा है कि देखो कि एक कानून के बाद तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 3 सम्मन आते हैं, उसके बाद गिरफ्तारी वारंट होता है और गिरफ्तार किया जाता है। वो व्यक्ति समय मांगता है कि जी हमें समय दिया जाए, हमारे घर में रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। आप बोलने तो दो, आप ये तो आप ही बोलिए, तो समय मांगते हैं और उनको समय को नहीं देता। ये सुनो, और 31 तारीख को एक पूरा समय दिया आप मुझे, और 31 तारीख को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। और कपिल जी, सबसे बड़ी बात है कि मीडिया ट्रायल जिस प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मीडिया ट्रायल का प्रभाव है कि वो जेल में गए, ये समझ मात्र मीडिया ट्रायल। और आज जिस दिन बेल होनी थी, एक दिन आप पूर्व चीफ जस्टिस से राय ले रहे थे। देखिए आप देखिए, मेरी बात को या तो दबा दीजिए या तो बोल दिए मैं चुप हो जाऊं। जिस दिन बेल की पहली बेल पे उनकी सुनवाई हो रही थी, आप ही के टीवी चैनल पे एक रिटायर्ड जज से राय दिया जा रहा था। आप जज होते तो क्या करते? वो बोल रहे जी जज होता तो इनको बेल देता ही नहीं। हमने कहा कमाल की बात है, इस तरह से जजमेंटल बातें नहीं। आज बेल पे है तो आप सीडी ला रहे हैं, सीडी आप ला रहे हैं, आज बेल है तो क्या चाहते हैं कि उनको जेल में सवाल यहाँ पर किया है कि ये मीडिया ट्रायल है, मीडिया की वजह से हो रहा है, मीडिया की वजह से हो रहा है, ये वजह से हो रहा है। चक्रपाणी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं आदर के साथ कह रहा हूँ, वो आशाराम बापू थे, इसीलिए उनको 11 दिन का पुलिस ने टाइम दिया सबूत को मिटाने के लिए। इसकी जगह कोई और व्यक्ति होता, आशाराम जी की जगह कोई और व्यक्ति होता, सवालों के घेरे में अरेस्ट करती, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होने का जो टाइम दिया गया। महाराज संत के लिए कानून अलग नहीं होता है, संत होने का कोई लाभ नहीं होना चाहिए। समान है। अब मैंने शुरू से कहा संत होने का लाभ किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन संत होने के लिए फांसी पे भी नहीं चढ़ाना चाहिए। आज वर्तमान में उनको संत होने के आप मुझे उनको सवाल का जवाब दीजिए। आप बार बार कह रहे हैं जी, आप 10 सवाल को जवाब संत आसाराम बापू बार बार आप कह रहे हैं बिल्कुल संत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक संत का ये आचरण है कि अगर उस पर आरोप लगता है तो क्यों नहीं वो संत सामने आकर कहता है अगर भागे होते उनके पूरे लोगों ने कहीं नहीं भागे। अलका जी भी कह रही थी भाग गए, वो अपने आश्रम में बैठे रहे, पुलिस वहां जाती है, छुप कर बैठे हुए प्रवचन कर रहे हैं, लाखों लोगों के बीच में प्रवचन कर रहे हैं। कपिल जी इसको करेक्शन करिए, उसके नहीं थे, प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन में हमें दुख इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है कि पूरी देश देख रहा है। प्रवचन कैसा दे रहे हैं चक्रपाणी जी, लोगों ने सुना आप लोगों ने वो धमका रहे थे, के खिलाफ एक ऐसी साजिश चली जा रही। कभी आप दिखाओगे संत भगवान दे रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया यहाँ पर तो समर्थक के लाशें बिछ जाएंगी। ये प्रवचन है, ये प्रवचन है। आप उनकी बातें नहीं सुनेंगे। आप फ्लाइट में वो कर रहे सबसे शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, ये आपने सुना। कभी शिवा का आपने सीढ़ी चढ़ाया, उनकी चोटी काट ली गई पुलिस इंतजार कर रही है और आसाराम प्रवचन दे रहे हैं और आसाराम अंदर प्रवचन ये दे रहे हैं कि राजस्थान सरकार सुन ले, समझ ले। सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। जो लोग अन्याय को देखते हैं ये वो भी अपराधी होते हैं। एक मिनट, अलका जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेनन साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं मेनन साहब आपसे एक प्रश्न करना चाह रही हूँ। जी जी मैं सुन रहा हूँ। मेनन साहब आज आसाराम जी की अगर बेल हो जाती है
मैं ये मान रही हूँ ये जो 3 लोग अभी तक 1 महीने से भागे हुए हैं, जिनको पुलिस भी खोज नहीं पा रही, बार बार अपील की जा रही है कि आप सरेंडर करें। एक शिल्पी लड़की, एक शरद चंद है और एक प्रकाश है। आप ये नहीं मानते कि आज अगर आसाराम का जो है बेल हो जाता है, बाहर आने के बाद इन तीनों को हम पुलिस नहीं खोज पा रही, लेकिन आसाराम जरूर खोज लेंगे और अपने हिसाब से इन्हें मैनेज कर लेंगे, इन्हें अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। तो मुझे ये लगता है, आपको नहीं लगता जज साहब ये सोचेंगे कि इन्हें बेल देना है नहीं देना, देना है तो इन तीनों का, शिल्पी, प्रकाश और शरद चंद का पुलिस की हिरासत में होना बहुत जरूरी है इनकी बेल से पहले। देखिए, मैंने अब तक के संतों को सुना और उनकी भावनाओं का आदर करते हुए भी मैं बड़ी नम्रता के साथ और बड़े आदर के साथ उन्हें प्योर कानूनी पोजीशन समझाने की कोशिश करूंगा आपके माध्यम से। वही मैं चाहती हूं। सबसे पहली बात यह कि ऐसे मामले में जहां अगर आरोपी एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, जो दूर दूर तक उसका इम्पैक्ट जा सकता है, तो उसमें उसको तफ्तीश के काम के दौरान जमानत पर रिहा करने से पहले अदालत 10 बार विचार करती है। बहुत अच्छे, वही बात। क्योंकि तफ्तीश का, जांच का काम अभी चल रहा है। जांच का काम गिरफ्तारी के बाद, जिसमें 90 दिन तक के चार्जशीट डालने का पुलिस को अधिकार रहता है अगर लाइफ सेंटेंस इसमें होता है तो। अब उन 90 दिनों के दरमियान पुलिस को कानून के दायरे में पूरी छूट देने की आवश्यकता है कि वो सबूत इकट्ठा करें। अगर उनके सबूत इकट्ठा करने में किसी प्रकार की बाधाएं होती है तो वो बाधाएं क्या हो सकती हैं? जैसे गवाहों को या पीड़ित को धमकाना, पहली बात। दूसरा, को-एक्यूज जो हैं, साथी जो आरोपी हैं, उनको भगा देना, उनको दूर कर देना, या उनको पुलिस के हवाले आने से रोकना ताकि इंटरोगेशन उनका न हो सके और सबूत सामने ना आ सके। तो ये तफ्तीश में बाधाएं लाने का काम जो है, इन ग्राउंड्स पर भी बेल रिफ्यूज की जा सकती है। तो पहले सुन ले मेरी बात। मेरन साहब जी, आपने राय दिया, बहुत अच्छा दिया, लेकिन हम लोग की ये मानना है कि ये काम नेताओं पे क्यों नहीं लागू होता, पवन बंसल पे क्यों नहीं लागू होता है? हजारों करोड़ का घोटाला कर लेता है कोई। जब बात को कानून करना आता है महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बोली जब यही पास चक्रपाणी जी, बहस का विषय भी नहीं है, हम बात कर रहे हैं ये गलत बात है। मेरन साहब ने बहुत अच्छी राय दी, मैं वो देता हूँ। आप सबकी राय यहाँ पर सामने रखी जाएगी।